पिछले पार्ट में लिन सिन के सामने वाला सीनियर उसका मजाक उड़ाने लगा था, जिसके बाद लिन सिन ने उससे कहा था कि आखिरकार तुमने मुझे इस पावर को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान का सामना खुद उसके ग्रैंडफादर मास्टर हान से हो रहा था, जो कि इसके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हनु फिर से मास्टर हान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जहाँ की मास्टर हान ने इसके हाथ को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था और फिर उससे कहते हैं कि क्या तुम हमारे फैमिली के सीक्रेट टेक्निक के बारे में माहिर हो चुके हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर हन बन को अपने पावर के बारे में दिखाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत यहाँ पर अपने लाइट ग्रेविटी का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गए होते हैं और फिर वे इसे अपने साथ लेकर किसी जगह पर आ गए थे। फिर वे कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने दिल्ली इसके लिए काफी मेहनत किया है और इस तरह से तुमने यहाँ के बहुत सारे सीक्रेट स्किल को एक्टिवेट कर लिया है। फिर वह इसे बताने लगते हैं कि लाइट ग्रेविटी और ब्लैक डेजर्ट हमारे हन फैमिली के बहुत ही पावरफुल सीक्रेट स्किल्स हैं, जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा प्राउड होता है। लेकिन फिर वे कहने लगते हैं क्या तुम्हें पता है कि इसके अलावा भी एक ऐसी सीक्रेट स्किल है जो कि इन दोनों से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मास्टर हन असल में अरोरा बाइंडिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वह हनु से कहते हैं कि अगर तुमने ये सीक्रेट टेक्निक केवल 3 मिनट में सीख लिया तब इस तरह से तुम इस असेसमेंट में पास हो जाओगे, नहीं तो अगर तुम इसमें फेल हुए तो तुम्हारे पूरी टीम को फेल माना जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर हान भी इसके लिए रेडी हो गया था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने वजह से टीम को फेल होते हुए नहीं देख सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे एक्टिवेट करके इसके अंदर आ गया था, जहां पर कि बहुत सारे क्रिएचर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और उसे देख अब हनु भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके बारे में सोचकर हाफचंद भी काफी परेशान हो रहा था और फिर वो कहने लगता है कि वे तो अभी तक भी बाहर नहीं आए और ये असेसमेंट भी अब केवल कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाफचंद को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी और फिर वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसमें फेल होने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाचन को अपनी टीम के ऊपर पूरा यकीन था और इसलिए उसे पता होता है कि वे इसमें पास जरूर होंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि साया का सामना एक एसेंट से हो रहा था, जो कि बहुत ही पावरफुल तरीके से साया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि साया भी इतनी आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और वह भी बड़े शानदार तरीके से इसका सामना करते हुए टक्कर देने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शायर ने इसका सामना करने के लिए अपने क्लोन वाले टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इसका यूज करके चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एसन भी असल में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए उसे हरा पाना साया के लिए भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि साया ने अपने वही 10,000 रन का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसका सामना करने के लिए वो सेसिन कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि साया इसके ऊपर भारी पड़ने लगी थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि साया फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन इसे देख वो हैसिन भी अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके लिए वेपन को इसके ऊपर टारगेट करने लगता है। इसके बाद वो सही चांस मिलते ही शय के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शर भी इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट होती है और इसीलिए वो तुरंत उसके सामने से गायब होकर पीछे से आकर इसके ऊपर अटैक